हेलो एवरीवन। आज हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की हिस्ट्री का ये डिस्कशन सीरीज है, जिसमें हम आर एस शर्मा की जो एंशिएंट हिस्ट्री की किताब है उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे हैं। तो माय नेम इज शुभम एंड आप देख रहे हैं आई सोशल चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको थोड़ा हटा देते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हमने पिछले लेक्चर में बेसिकली गुप्ता जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से गुप्ता राजा शासन करते थे। फिर हमने देखा कि सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स किस तरीके की थी, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिवाइड किया हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम सोशल चेंजेस देखेंगे। तो बात आती है सोशल चेंजेस, गुप्ता पीरियड में कौन कौन से सोशल चेंजेस हुए। तो पहला जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है वो है बर्थ ऑफ न्यूमरस सबकास्ट। तो गुप्ता पीरियड में बहुत सारी जातियों का जन्म हुआ। ठीक है, अब जातियां हैं क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। एक पेज उठा लेते हैं। जाति का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये वर्ण है, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अब गुप्ता पीरियड में बहुत सारी जातियों के पैदा होने की जो वजह है वो था कि ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी का इंटीग्रेशन या मेन स्ट्रीमिंग कह लीजिए। ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग। अब मान लीजिए कि ट्राइबल सोसाइटी है, तो ट्राइबल सोसाइटी में भी कोई प्रीस्ट होगा। तो जब ट्राइबल सोसाइटी जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ज्वाइन करेगी तो इसका जो प्रीस्ट है यहाँ ज्वाइन करेगा। इनका कोई मुखिया होगा, वो क्षत्रिय बनेगा। इनके यहाँ भी कोई ट्रेड एंड कॉमर्स वाला कोई होगा, कोई खेती करने वाला कोई होगा तो वैश्य कम्युनिटी ज्वाइन करेगा, कोई जो है शूद्र कम्युनिटी ज्वाइन करेगा। तो इस तरीके से जब बाहरी सोसाइटी यानी कि ट्राइबल सोसाइटी का मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन हुआ तो बहुत सारी जातियों का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये जो प्रीस्ट है वो यहाँ पर आके ब्राह्मण समाज में आके ब्राह्मण बनता है, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्राह्मण जो बैठा हुआ है उसको ये बात कतई नहीं पसंद आएगी कि वो अपने बराबर किसी एक ट्राइबल प्रीस्ट को अपने बराबर बिठाए या अपने बराबर रैंक दे। इस वजह से वो क्या करेगा कि भाई ठीक है, चलो, वो कहेगा चलो तुम भी ब्राह्मण हो लेकिन हमसे नीचे वाले हो। ठीक है, फिर वैसे कोई और आएगा तो उसको दूसरा वर्ण दे दिया जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी जातियों का जन्म हुआ गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि जाति कुछ और नहीं है, जाति इज द फर्दर सब डिविजन ऑफ वर्णा हायरार्की। ठीक है, सिंपल। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो गुप्ता पीरियड में हमें बहुत सारे न्यूमरस आपको सब कास्ट देखने को मिलेगी। दूसरा, शूद्रों की पोजीशन जो है गुप्ता पीरियड में इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे दो वजह है। पहली वजह यह है कि अब शूद्रों को रामायण और महाभारत पढ़ने की आज़ादी दे दी गई थी, सुनने की और पढ़ने की आज़ादी दे दी गई थी, जो अब तक सिर्फ अपर्ण वर्ण के लिए ही मौजूद थी। इससे पहले रामायण और महाभारत पढ़ने की आज़ादी शूद्रों के पास नहीं थी, लेकिन गुप्ता पीरियड आते आते धीरे धीरे ये जो सहूलियत है ये शूद्रों को भी मिलने लगी। तो इस वजह से उनका जो है सामाजिक उत्थान हुआ, सोशल इमेंसिपेशन हुआ। दूसरी एक और वजह है कि गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे जो शूद्र हैं वो एग्रीकल्चर करने लगे, खेतीहर मजदूर बन गए या खेती करने वाले किसान बन गए, और खेती करने की वजह से भी उनकी जो सोशल पोजीशन है उसमें इजाफा देखने को मिलता है। ठीक है, जो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ अगर आप देखें सोशल चेंजेस में, वो हुआ कृष्ण बिकेम द गॉड ऑफ द शूद्रास। ठीक है, तो देखा जाए कि जो कृष्ण भगवान थे, ठीक है, जिनको वासुदेव भी कहते हैं, कृष्ण का जो कंसेप्ट है, गॉड का कंसेप्ट है, वो बेसिकली ट्राइबल लोग जो है कृष्ण की पूजा करते थे। तो जब ट्राइबल सोसाइटी का मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेशन हुआ तो कृष्ण को भी ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म ने अडॉप्ट किया एज अ गॉड। ठीक है, तो कृष्ण की पूजा हिंदू धर्म में शुरू हुई और इसमें भी शूद्रों ने बेसिकली कृष्ण को अपना भगवान माना। ठीक है, तो ये चार काफी इंपॉर्टेंट बदलाव हुए गुप्ता पीरियड में। फिर देखते हैं अगला जो सोशल चेंज है वो है बर्थ ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत। ठीक है,
तो एक नई कम्युनिटी का जन्म होता है जिसका नाम है चांडाल। तो चांडाल बेसिकली आउटकास्ट माने जाते थे, जो वर्ण हायरार्की में भी नहीं आते थे, जिसको फिफ्थ वर्णा का नाम दिया गया है। ठीक है, वो ब्राह्मण जो वर्ण हायरार्की है उसके बाहर का वर्ण था चांडाल कम्युनिटी। तो बेसिकली ये जो चांडाल थे, ये लोग डेड बॉडीज को डिस्पोज करने में अपनी सर्विसेज देते थे। और चूंकि इनका काम थोड़ा सा फॉरबिडन माना जाता था, इस वजह से उन दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड ऑफ द मेन सेटलमेंट। ये लोगों के बीच में नहीं रह सकते थे, इनका ये गांव से बाहर रहा करते थे। ठीक है, और इनका काम इतना ज्यादा पॉल्यूटिंग माना जाता था कि इनकी छाया पड़ना भी पॉल्यूटिंग माना जाता था, छूना तो दूर की बात है। तो आप देखें कि गुप्ता पीरियड में अनटचेबिलिटी का जन्म होता है। अभी तक हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, वर्ण हायरार्की थी, लेकिन शूद्रों को अनटचेबल नहीं माना जाता था। पर जब से गुप्ता पीरियड आया, गुप्ता पीरियड के बाद से अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। जो चाइनीज ट्रैवलर हैं फैक्सियान, उन्होंने भी अपने ट्रैवलॉग में अनटचेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है कि हिंदुइज्म में या हिंदू सोसाइटी में अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट प्रिवेल करता था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है कि विमेन ऑफ अपर वर्ना फेस्ड मोर डिसेबिलिटीज देन लोअर वर्ना। तो अगर आप कंपेयर करें औरत की पोजीशन, तो एक तो औरत की पोजीशन का डिक्लाइन हुआ गुप्ता पीरियड में। ठीक है, अगर आप देखें गुप्ता पीरियड में पॉलीगैमी बढ़ी। ठीक है, विडो रिमैरिज पर रिस्ट्रिक्शन हो गई, चाइल्ड मैरिजेस हुई, बढ़ गई, सती प्रथा हो गई। तो ये सारी जितनी भी सोशल डिसेबिलिटीज हैं विमेन के खिलाफ जो है इम्पोज हुई, यानी कि सोशल जो सोसाइटी है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो गई। लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि पोजीशन ऑफ अपर वर्णा विमेन विथ पोजीशन ऑफ लोअर वर्णा विमेन, तो लोअर वर्ण की जो औरतें थी उनके पास ज्यादा फ्रीडम थी। ठीक है, वो अपने हिसाब से शादी कर सकती थी, वो काम वाम कर सकती थी। अपर वर्ण की औरतों के पास काम करने का की छूट नहीं थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो अपर वर्णा विमेन दे फेस्ड फ्रीडम, नो रिस्ट्रिक्शन थी उनकी घर से बाहर निकलने की, काम वाम करने की। जनरली पर्दा वर्दा टाइप की प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही थी, औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। वहीं पर लोअर वर्ण की जो विमेन है, चूंकि वो लोग काम करते थे, घर से बाहर निकलते थे, काम करने के लिए निकलना पड़ता है, और इस वजह से उनकी जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा थी अपर वर्ण के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे होता है ना, आप तो देखो, आप इस चीज़ को अगर हम देखेंगे कि अपर कास्ट या अपर जो लोग अपर कास्ट ना बोल के अगर हम ये देखें कि जो एफ्लुएंट सोसाइटी है, जो पैसे वैसे से जो थोड़ी सी स्ट्रांग है, वहां पर आपको पर्दा सिस्टम या जो विमेन का जो सब्जुगेशन है ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जिनके पास पैसा होता है, तो जनरली क्या होता है कि उन फैमिली को लगता है कि जब आदमी ही सब कुछ कमा सकता है, पूरा घर आदमी की इनकम से चल सकता है, तो औरत को बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ की पे अपर या एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो विमेन का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, वो कम हो जाता है। वहीं पर जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पर चूंकि औरत को भी काम करना पड़ेगा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो औरत काम करती है, तो उसकी जो सोशल मोबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है, इकोनॉमिक मोबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द चेंजेस विच वी हैव सीन। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि अगर आप देखें कि अपर वर्णा विमेन जो थी, उनका एजुकेशन की फील्ड में भी उनका पार्टिसिपेशन कम माना जाता है। ठीक है, एजुकेशन में, पब्लिक लाइफ में, प्रॉपर्टी राइट्स में भी इनका जो राइट्स थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी इन कंपैरिजन टू लोअर वर्णा विमेन। ठीक है, लेकिन अपर वर्ण जो लोअर वर्णा विमेन है, उनकी स्किल, नॉलेज और ये वर्क काफ़ी बेटर माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मोटा मोटा ये याद रखेंगे कि पोजीशन ऑफ लोअर वर्ना विमेन वाज कंपैरेटिवली वेल ऑफ, बेटर इन कंपैरिजन टू पोजीशन ऑफ अपर वर्ना विमेन। फिर गुप्ता पीरियड में पैट्रियार्की भी ज्यादा देखने को मिलती है। पैट्रियार्की के पीछे जो वजह ये है कि धीरे धीरे जो आदमी है, क्योंकि इकॉनमी फ्लरिश हो रही थी, इकॉनमी फ्लरिश होने की वजह से क्या हुआ कि पैसा लोगों के पास आ गया, पैसा आ गया,
तो आदमी ने औरत से बोला कि भाई अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर वर बच्चे बच्चे देखो, बच्चे संभालो, बाहर का काम मैं करूंगा। ठीक है। और इस वजह से चूंकि आदमी जो है अब ब्रेड अर्नर बन गया, ठीक है, आदमी ब्रेड अर्नर बन गया, और जो विमेन का रोल है वो कन्फाइन हो गया हाउस होल्ड में और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में। ठीक है, हाउस होल्ड फंक्शंस और रिप्रोडक्टिव फंक्शन में औरत का रोल पूरी तरीके से कन्फाइन हो गया। ठीक है। और देखा जाए तो इस टाइम पर पैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट आया। पैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी जनरली मेल मेंबर से मेल मेंबर पे ट्रांसफर होगी, ना कि लड़की के पास। तो बेटे के पास ही बाप की प्रॉपर्टी जाएगी, बेटी के पास नहीं जाएगी। ठीक है। और उसी के साथ साथ आपका मेल डोमिनेंस भी देखने को मिलता है हर फील्ड में, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे सोशल फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल स्फीयर ही क्यों ना हो। ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे जो औरतें हैं वो एक तरीके से सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट होती चली गई, सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट होती चली गई, और उनका जो सोशल स्टेटस है वो किसी एक सर्वेंट के बराबर का रह गया। ठीक है। तो अगर समराइज करें तो ये देखें कि गुप्ता पीरियड में हमने विटनेस किया कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि जो वर्ण है और ज़्यादा, वर्ण सिस्टम और ज़्यादा रिजिड हो गया। इस टाइम पर अनटचेबिलिटी और ग्रेटर रिस्ट्रिक्शन ऑन विमेन, अपर वर्ना विमेन राइट्स भी हमें देखने को मिलती है। पैट्रियार्की और ज़्यादा स्ट्रांग हुई, और एक तरीके से धीरे धीरे इसने पूरे समाज के ताने बाने को बदल कर रख दिया। चलिए सोशल चेंजेस में कुछ और चेंजेस के बारे में देखते हैं। तो पहला चेंज अगर आप देखें तो पहला हमें एविडेंस सती प्रथा का, फर्स्ट एपिग्राफिकल एविडेंस, एपिग्राफिकल एविडेंस यानी कि इंस्क्रिप्शन के माध्यम से पहला इंस्क्रिप्शन हमें सती प्रथा, जो जिस सती प्रथा के बारे में मिलता है उसका नाम है ईरन इंस्क्रिप्शन, जो कि मध्य प्रदेश में पाया गया है, जिसका टाइम पीरियड है 510 एडी। तो इस ईरन इंस्क्रिप्शन में, जिसका टाइम पीरियड लगभग ये वाला है 510 एडी वाला है, इसमें पहला एपिग्राफिकल एविडेंस मिलता है सती प्रथा का। इस ये जो कहानी है इसमें बताया जाता है कि गोपा राजा करके एक मिलिट्री चीफ था गुप्ता राजाओं का, उसके मरने के बाद उसकी वाइफ ने सती कर लिया था। इससे ये पता चलता है कि सती प्रथा गुप्ता पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। दूसरा देखते हैं कंसेप्ट ऑफ स्त्रीधन। तो गुप्ता पीरियड में अगर आप देखें तो स्त्रीधन का कंसेप्ट आ चुका था। ठीक है। और अगर आप देखें स्त्रीधन को सोसाइटी में भी रिकॉग्निशन थी और धर्मशास्त्र में भी स्त्रीधन को रिकॉग्नाइज किया गया था। अब बात आती है स्त्रीधन होता क्या है। तो स्त्रीधन वो प्रॉपर्टी है जो कि औरत के पास होती है, जो कि उसको शादी के समय में जितने भी उसको उपहार मिलते हैं या किसी और समय में जितने भी उसको उपहार मिलते हैं उसको स्त्रीधन माना जाता है। अब ये स्त्रीधन का सोर्स या तो उसको जो भी गिफ्ट उसके फैमिली, जो उसके खुद के ब्लड रिलेटिव्स हैं, माँ बाप या जो भी है, वहां से उसको जो गिफ्ट मिला हो वो स्त्रीधन का पार्ट है, या उसके इन लॉ से जो भी उसको गिफ्ट मिलता है वो स्त्रीधन का पार्ट है। ठीक है। तो इन लॉज और अपने खुद के बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जो भी चीजें मिलती हैं, ठीक है, और भी रिलेटिव हो सकते हैं, मामा, चाचा, ताया, ये लोग का भी जो गिफ्ट है वो स्त्रीधन में आता है। ठीक है। अब देखा जाए कि औरत की स्त्रीधन के ऊपर क्या राइट्स थी। तो पूरी तरीके से औरत की स्त्रीधन के ऊपर राइट्स थी। वो चाहे तो उसको स्त्रीधन को बेच भी सकती थी, उसको गिरवी भी रख सकती थी, उसको कुछ भी कर सकती थी। ठीक है। ये उसके ऊपर पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट था कि वो उस स्त्रीधन का, उस प्रॉपर्टी का या उस पैसे का वो क्या करना चाहती है। तो वुमेन हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी ओवर इट। ठीक है। अब बात आती है बुद्धिज्म के बारे में कि गुप्ता पीरियड में बुद्धिज्म की क्या पोजीशन थी। तो देखा जाए तो बुद्धिज्म अब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन नहीं रह गया था। ठीक है। बुद्धिज्म को जो स्टेट से सपोर्ट मिलता है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में बुद्धिज्म को अब ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिल रही थी, जैसा कि उसको मॉरिन्स और कुशान पीरियड में मिला करती थी। हालांकि फिर भी कुछ न बुद्धिज्म के क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट काम भी हुए, जैसे कि नालंदा महाविहारा एक गुप्ता राजा कुमार गुप्ता ने बनवाया था।
ठीक है। नालंदा महाविहारा एक कुमार गुप्ता करके एक गुप्ता राजा थे, उन्होंने बनाया था, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर फैक्सियान करके एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि हिंदुस्तान आए, और उन्होंने इंडिया की सोसाइटी, रिलीजन और मोनेस्ट्रीज के बारे में एक डिटेल अकाउंट लिख छोड़ा है। ठीक गुप्ता पीरियड में आप देखें तो अजंता की गुफाओं का इवोल्यूशन कंटिन्यू रहा। वहाँ पे जो मुराल पेंटिंग्स अगर आप देखते हैं या जो स्कल्पचर्स देखते हैं आप अजंता में, वो गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है। तो अजंता केव्स कंटिन्यू टू इवॉल्व एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। आप जो भी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स आप यहाँ पर देखते हैं, ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये नालंदा महाविहारा का है। एक ये बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। ये बिहार में मौजूद है। ठीक है। अब अगला जो रिलीजियस चेंज गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है वो आता है ओरिजिन ऑफ भगवतिज्म या वैष्णविज्म। चलिए देखते हैं। तो देखा जाए, विष्णु एक तरीके से वैदिक गॉड थे। ठीक है, विष्णु वॉज अ वैदिक गॉड, जो कि अगर आप देखें ऋग्वेद में विष्णु को त्रिविक्रम के नाम से बुलाया गया है। ठीक है। त्रिविक्रम का मतलब है जो तीनों लोगों को तीन फलांग में, ठीक है, क्रॉस कर जाए। वन हु कुड क्रॉस इंटायर यूनिवर्स, तीनों लोक इन 3 स्ट्राइड्स, त्रिविक्रम। तो वैदिक पीरियड में बेसिकली विष्णु को एक प्रोटेक्टर डेटी के रूप में माना जाता है। ठीक है, विष्णु को माना जाता है कि वो संसार के पालनहार हैं, यानी कि प्रोटेक्टर हैं। वहीं पर अगर आप देखें वसुदेव कृष्ण, ये एक ट्राइबल गॉड हुआ करते थे उस पीरियड में। ठीक है। तो ये भागवतिज्म कहलाता है, जिसमें बेसिकली माफ कीजिएगा, कृष्ण की पूजा की जाती है। तो वसुदेव कृष्ण एक तरीके से फेमस ट्राइबल गॉड थे, जो मथुरा रीजन में इनकी वर्शिपिंग, इनकी जो पूजा है काफी फेमस थी। तो इनको भी एक तरीके से हीरो और प्रोटेक्टर के रूप में माना जाता है। बाद में गुप्ता पीरियड में विष्णु और कृष्ण का एसोसिएशन हो गया। ठीक है, यानी कि पहले ये अलग अलग थे। विष्णु वैदिक गॉड थे, कृष्ण एक ट्राइबल गॉड थे। बाद में विष्णु और कृष्ण दोनों मिल गए और जन्म हुआ वैष्णविज्म का। ठीक है। तो ओवर टाइम द कल्ट ऑफ वसुदेव कृष्ण मर्ज विद द वर्शिप ऑफ विष्णु। दोनों का मिलन हो जाता है और बेसिकली कृष्ण को विष्णु का एक अवतार रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तो मोटा मोटा कहें कि विष्णु और कृष्ण की दोनों की पूजा बेसिकली वैष्णविज्म में होती है। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में, और भी सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं, तो भागवतिज्म का मतलब है जिसमें सिर्फ कृष्ण की पूजा होती है। वैष्णविज्म का मतलब है जिसमें विष्णु और विष्णु के 10 अवतार की पूजा की जाती है, जिसमें कृष्ण एक एक अवतार के रूप में है। ठीक है। तो भागवतिज्म में सिर्फ कृष्ण की पूजा होती है। वैष्णविज्म में विष्णु और विष्णु के जितने भी 10 अवतार हैं उनकी सबकी पूजा की जाती है। ठीक है। तो विष्णु और कृष्ण की जो है अब एक भगवान बन गए। कृष्ण को मान लिया गया कि ये विष्णु के एक अवतार के रूप में है, और इससे जन्म हुआ वैष्णविज्म का, जिसको अब हम भागवतिज्म भी कहते हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे वैदिक रिलीजन और ट्राइबल रिलीजन का, वैदिक कल्चर और ट्राइबल कल्चर का सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और बाद में फिर गुप्ता पीरियड में ही पुराणों ने इस सिंथेसिस को और ज्यादा कंसोलिडेट करने का काम किया। ठीक है। गुप्ता पीरियड में अगर आप देखें तो विष्णु की पूजा और ज्यादा आगे बढ़ी। जैसे रामायण को फाइनल कंपाइलेशन जो है रामायण और महाभारत का गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है। रामायण भगवान राम की कहानी है और महाभारत बेसिकली भारत डायनेस्टी की कहानी है। फिर गुप्ता पीरियड में भागवतिज्म से रिलेटेड बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए, जिसमें भागवत गीता, विष्णु पुराण और विष्णु स्मृति खास मानी जाती हैं। ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स इस टाइम पर गुप्ता पीरियड में लिखे गए। भागवत गीता जो कि महाभारत का ही एक हिस्सा है, जिसमें कृष्ण अपने दोस्त अर्जुन को एथिक्स की शिक्षा देते हैं।
धर्म की शिक्षा देते हैं। वैसे ही विष्णु पुराण बेसिकली इट एक्सप्लेन द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। वैसे ही विष्णु स्मृति ये एक धर्मशास्त्र है जिसमें किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारी जो किताबें हैं, विष्णु स्मृति हो गए, विष्णु पुराण हो गया, भागवत गीता हो गया, इन सारी चीज़ों को गुप्ता पीरियड में फाइनल कंपाइलेशन इनका हुआ, ठीक है। एक और बड़ी खास बात हमें देखने को मिलती है गुप्ता पीरियड में। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जो अहिंसा और भक्ति का कंसेप्ट है, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, नॉन वेज नहीं खाना, किसी भी जीव जंतु के ऊपर कोई उनको हार्म नहीं करना, ये हो गया अहिंसा, कंपैशन, नॉन वायलेंस, ठीक है। भक्ति का मतलब है कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड, ठीक है। भगवान, एक भक्ति का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरीके से भगवान के लिए, भगवान के ऊपर समर्पित कर देना। तो ये जो कंसेप्ट है अहिंसा और भक्ति का, ये कंसेप्ट धीरे धीरे हिंदुइज्म में फैलने लगा। ओरिजिनली अगर आप देखें तो ये कंसेप्ट जो है बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो भागवतिज्म का जन्म हुआ, जिसमें हम कृष्ण की पूजा करते हैं, ये एक तरीके से बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड माना जाता है, ठीक है। तो एक तरफ जहां पर बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ठीक है, एक तरफ जहां पे बुद्धिज्म का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, वहीं पर भागवतिज्म का जन्म जो है, भागवतिज्म का राइज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। भागवतिज्म का राइज हमें देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में स्ट्रॉन्ग रॉयल पैट्रोनेज मिलने लगा ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को। तो जहां पर मौर्यंस ने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था, वहीं पर गुप्ताज ने भागवतिज्म यानी कि हिंदू धर्म को पैट्रोनाइज किया। और बेसिकली ये लोग कृष्ण के उपासक थे। मोस्टली जितने भी गुप्ता रूलर्स थे वो लोग भागवतिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से गुप्ता पीरियड में भागवतिज्म एक पावरफुल स्पिरिचुअल मूवमेंट बन के उभरा, जो कि विष्णु की पूजा के ऊपर, विष्णु की पूजा पर को समर्पित है। इसी टाइम पर अहिंसा और भक्ति का कंसेप्ट भी ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में आया, और जिसने बुद्धिज्म को पूरी तरीके से ढक लिया। फिर रिलीजन के क्षेत्र में कुछ और भी बदलाव हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइडल वर्शिप। तो हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप की जो शुरुआत है वो गुप्ता पीरियड से देखने को मिलती है। इससे पहले हिंदुइज्म में आइडल वर्शिपिंग का कंसेप्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आइडल वर्शिप सबसे पहले कब आई? गुप्ता पीरियड में, ठीक है। फिर एक और खास बात देखने को मिलती है कि पहली बार गुप्ता पीरियड में स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनते हुए देखे जाते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखें तो जनरली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे। स्ट्रक्चरल टेम्पल का मतलब है जो ऐसे मंदिर जिनको ईंट या पत्थर से जोड़ के बनाया जाता है। बाकी के इससे पहले किस टाइप के मंदिर थे? बेसिकली नेचुरल कोई केव हो गई तो केव में मंदिर बना दिया, या कोई मैन मेड केव है तो उसको मंदिर बना के इस्तेमाल करने लगे। तो अभी तक इस टाइप के मंदिरों का प्रचलन था, ठीक है। मैन रॉक कट मैन मेड केव्स या नेचुरल केव्स। लेकिन गुप्ता पीरियड में सबसे पहले हमें मंदिरों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बने गुप्ता पीरियड में। फिर पुरानिक कल्चर का तीसरा, पुरानिक कल्चर का जन्म, पुरानिक भगवानों का जन्म हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है, जैसे गणेश, हनुमान, दुर्गा, ठीक है, विष्णु। ये पुरानी गॉड्स है। वैसे तो विष्णु का नाम वेद में है, तो विष्णु को बेसिकली पुरानी गॉड नहीं मानेंगे आप। मोटा मोटा ये मान लीजिए कि गणेश मान लीजिए, गणेश, हनुमान, दुर्गा, ये तीन जो भगवान हैं ये वैदिक गॉड, ये पुरानी गॉड्स हैं। इनका जन्म, इनका जो क्रिएशन है, ठीक है, इनको कंसेप्शलाइज किया गया गुप्ता पीरियड में। इससे पहले इनका जिक्र देखने को नहीं मिलता है। फिर गुप्ता पीरियड में एक और चेंज हुआ, बर्थ ऑफ शक्तिज्म, ठीक है। तो अभी क्या है कि शक्तिज्म यानी कि एक नए सेक्ट का जन्म हुआ हिंदुइज्म में, ठीक है। तीसरा सेक्ट का जन्म हुआ। अभी तक वैष्णविज्म और शैविज्म दो ही सेक्ट हिंदुइज्म में हुआ करते थे। गुप्ता पीरियड में एक तीसरे सेक्ट का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ शक्तिज्म, ठीक है। तो पहली बार अ फीमेल डेटी वाज गिवन इक्वल पोजीशन इन कंपैरिजन टू द मेल डेटीज, ठीक है। तो पहली बार फेमिनिन वर्शिप की शुरुआत हुई गुप्ता पीरियड में। उसके अलावा डेमी गॉड्स की भी पूजा आपको गुप्ता पीरियड में देखने को मिलती है, जैसे यक्ष हो गए, नागाज हो गए, गंधर्व हो गए, ठीक है।
तो ये तीनों, ये जो डेमी गॉड्स हैं, जो कि न भगवान है न ही इंसान है, इंसान और भगवान के बीच का कंसेप्ट है, जिसमें यक्ष हो गए, नागाज हो गए, गंधर्व हो गए, इनकी भी पूजा गुप्ता पीरियड में इनकी शुरुआत होती है। फिर जो छठा चेंज आता है वो आता है तांत्रिसिज्म का। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में तांत्रिसिज्म का जन्म हुआ। तांत्रिसिज्म बेसिकली जब शैविज्म और शक्तिज्म, इनका जब मिलन हुआ, इनके एसिमिलेशन से एक नए सेक्ट का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा तांत्रिसिज्म। ठीक है, तो तांत्रिसिज्म बेसिकली रिचुअल्स, मंत्र, यंत्र और मेडिटेशन, इन चार चीजों पर फोकस करता है। तो जैसा मैंने बताया था कि शैविज्म और शक्तिज्म के मिलने से तांत्रिसिज्म का जन्म हुआ था, जिसने मिडावल इंडिया की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में मेजर कौन कौन से चेंजेस हुए? पहला कि वैदिक पीरियड से हम लोग पुरानिक हिंदुइज्म में आए, वैदिक हिंदुइज्म से पुरानिक हिंदुइज्म, जिसमें पुरानी गॉड्स की पूजा अब काफी फेमस हो गई, भक्ति और अहिंसा का कंसेप्ट आ गया। फिर ग्रोथ ऑफ भक्ति एंड टेम्पल कल्चर, टेम्पल वर्शिपिंग भी गुप्ता पीरियड में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर ओल्ड बिलीफ सिस्टम और न्यू रिलीजियस आइडियाज, जैसा मैंने बताया, भक्ति, अहिंसा, ठीक है, ये सारे जो नए रिलीजियस आइडियाज हैं, इसका जन्म हुआ। फिर रिलीजन जो है ज़्यादा पॉपुलर हुई, इसी के साथ साथ इंक्लूसिव और एसेसिबल भी हो गई। ठीक है, इससे पहले जो धर्म था अगर आप देखें तो धर्म बेसिकली अपर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लिए ही अवेलेबल था, लेकिन गुप्ता पीरियड में अब शूद्र को भी अलाउ कर दिया गया था रामायण पढ़ने से या सुनने से, महाभारत पढ़ने या सुनने के लिए। और इसकी वजह से अगर आप देखें, इसकी वजह से जो धर्म है उसका डेमोक्रेटाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। अब धर्म सिर्फ अपर स्ट्रेटा के लिए, अमीर लोगों की जागीर नहीं थी, धर्म की प्रैक्टिस कोई भी कर सकता था। तो नाउ रिलीजन वाज मेड मोर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव फॉर एवरीवन। ठीक है, और गुप्ता पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर मिडावल रिलीजियस ट्रेडिशंस। वो कौन कौन से ट्रेडिशंस हैं वो हम आगे देखेंगे। चलिए आर्ट देखते हैं गुप्ता पीरियड में किस टाइप से। आप देखें कि गुप्ता पीरियड कैसे इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो पहला सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। तो सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है, यहाँ पर पहली बार अगर आप देखें तो सारनाथ में पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनने की शुरुआत हुई। ठीक है, तो गांधारा मथुरा से इंस्पायर होके सारनाथ स्कूल का जन्म हुआ। तो अगर आप गांधारा मथुरा देखें तो एक कुषाण पीरियड से बिलोंग करते हैं। वहीं पर जो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट है, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, ये मथुरा स्कूल से काफी ज्यादा इंस्पायर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सारनाथ स्कूल, इसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है सुल्तानगंज बुद्धा, जो कि एक लगभग 7-7.5 फुट ऊंची ब्रॉन्ज की बुद्ध की मूर्ति है, जो कि सुल्तानगंज बिहार में इसको एक्सकावेट किया गया था। अभी वो यूके के बर्मिंघम पैलेस में आई थिंक ये मूर्ति, ये जो तांबे की मूर्ति है, ब्रॉन्ज की जो मूर्ति है, वो मौजूद है। तो सारनाथ स्कूल को पैटर्नाइज गुप्ता रूलर्स ने किया था। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ गुप्ता पीरियड में। जैसा कि मैंने बताया था कि गुप्ता पीरियड सॉ द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर। पहली बार जो है मंदिर ईंट और पत्थरों से बनाए जाने लगे, और बेसिकली गुप्ता पीरियड में ही नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की आधारशिला रखी गई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे भितरगांव टेम्पल, ये इंडिया का सबसे पुराना ईंट का बना हुआ मंदिर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है और ये भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा है दशावतार टेम्पल, ये भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तीसरा है भितारी टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है, ये भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ये भी पत्थर का से ना बनकर ईंट से बना हुआ मंदिर है। अगला जो टेम्पल इंपॉर्टेंट है दैट इज ईरन टेम्पल, ये मध्य प्रदेश विदिशा, जिसको बेस नगर भी कहते हैं, वहां पर मौजूद है, और ये जो कि विष्णु के वराह अवतार से संबंधित है। ठीक है, विष्णु के वराह अवतार से को डेडिकेटेड है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट गुप्ता पीरियड टेम्पल्स हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्ट की फील्ड में वो हुआ, जो इवोल्यूशन हुआ, वो अजंता मुराल पेंटिंग्स हुई। तो अजंता मुराल जो पेंटिंग्स है वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। ठीक है, जो अजंता मुराल पेंटिंग्स है दे बिलोंग टू गुप्ता पीरियड, ये याद रखेंगे। ठीक है,
फिर अगला जो है दैट इज मेहरौली आयरन पिलर। आप देख सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये जो मंदिर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द सेकंड, he was the one who built this, who constructed या who erected this pillar। और ये लोहे का बना हुआ पिलर है, फिर भी आज से लगभग 16 साल हो गए, फिर भी इस पे कोई भी जंग नहीं लगी है। ठीक है, अभी भी इस पे कोई जंग नहीं लगी है। आप देख सकते हैं कि इट वाज मेड ऑफ आयरन। और इस चूंकि इतना प्योर है कि इसमें आज तक कभी भी कोई जंग नहीं लगी है। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए हैं जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। अब लिटरेचर की बात करते हैं गुप्ता पीरियड में। तो अगर लिटरेचर की बात करें तो गुप्ता पैटर्नाइज संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, गुप्ता राजा जो थे वो संस्कृत भाषा को उन्होंने पैटर्नाइज किया और संस्कृत बिकेम द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्तास। जो संस्कृत भाषा थी वो गुप्तास की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और इसी गुप्ता पीरियड में बेसिकली नागरी स्क्रिप्ट का भी जन्म हुआ। तो नागरी स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से आई है। ठीक है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से नागरी स्क्रिप्ट का भी जन्म गुप्ता पीरियड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी नागरी स्क्रिप्ट से बाद में चलकर देवनागरी बनी, जिसमें हम आज के जो हिंदी जो लिखी जाती है, हिंदी हो गई या गुजराती मराठी हो गई, ये सारी जो भाषाएं हैं वो देवनागरी में आज के टाइम पर लिखी जाती हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स जो गुप्ता पीरियड में थे, एक हैं शूद्रक जिन्होंने मृच्छकटिका लिखी। मृच्छकटिका का मतलब है अ लिटिल क्ले कार्ट। ये एक कहानी है जो एक ब्राह्मण है चारुदत्त और एक बहुत ही रिच कोर्टिसान है, यानी कि दरबार में नाचने गाने वाली औरत जिसका नाम चारुदत्त है। तो चारुदत्त और वसंत सेन के बीच की लव स्टोरी है मृच्छकटिका। तो वसंत सेन वॉज द कोर्टिसान एंड चारुदत्त वॉज अ ब्राह्मण। दूसरे इंपॉर्टेंट राइटर हैं कालिदास, जिन्होंने मालविका अग्निमित्रम लिखी है, जो कि एक संस्कृत ड्रामा है। जो मालविका और अग्निमित्रम जो कि एक शुंगा राजा थे, उनकी लव स्टोरी के बारे में है। अगली इंपॉर्टेंट किताब लिखी है मेघदूतम, जो कालिदास ने लिखी है। तीसरी है रघुवंशा। ठीक है, और अभिजान शाकुंतलम, एक और इम्पॉर्टेंट किताब जो कालिदास ने लिखी है, अभिजान शाकुंतलम। ये कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें कालिदास ने लिखी थी गुप्ता पीरियड में। उसके अलावा अगर रिलीजन की बात करें तो पुराण, महारामायण और महाभारत, ये तीनों जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं, इनका फाइनल कंपाइलेशन गुप्ता पीरियड में हुआ था। इसी टाइम पर एक संस्कृत ग्रामेरियन थे जिन्होंने अमरकोश लिखी। उनका नाम था अमर सिम्हा। तो अमर सिम्हा वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन, संस्कृत के काफी ज्ञाता थे। उन्होंने एक ग्रामर की किताब लिखी जिसका नाम है अमरकोश। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब बात आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आर्यभट्ट है, ये भी गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं, 476 से 550 एडी। इनके मेजर वर्क्स हैं आर्यभट्ट के आर्यभटिया और सूर्य सिद्धांत। ठीक है, आर्यभटिया और सूर्य सिद्धांत करके दो इंपॉर्टेंट किताबें आर्यभट्ट ने लिखी हैं। इसमें इन्होंने बेसिकली, अगर आप देखें कि धरती अपने एक्सिस पे घूमती है, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट वही थे जिन्होंने पाई का सबसे मोस्ट एक्यूरेट जो वैल्यू है पाई की, सबसे पहले वो कैलकुलेट करी थी आर्यभट्ट ने। फिर आर्यभट्ट ने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन है, और उनके कामों ने हिंदुस्तान की एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। दूसरे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वराहमिहिर, जिनका टाइम पीरियड है 505 से 587 एडी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट किताबें वराहमिहिर ने लिखी थी। तो वराहमिहिर एक काफी जानकार पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मतलब होता है कि बहुत सारे फील्ड के ज्ञाता, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के नॉलेज जिसके पास बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, उसको पॉलीमैथ कहते हैं। तो ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज अ मीटरोलॉजिस्ट, ही वॉज अ जोग्राफर। ठीक है, उन्होंने बृहत संहिता में बात करी है कि अर्थक्वेक कैसे आती है, बारिश कैसे होती है, आर्किटेक्चर के बारे में बात करी है, प्लांट्स के बारे में बात की है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात की है,
वहीं पर बृहत जातक में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, राशि और राशिफल के बारे में भी बात करी है। अगले इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वाघभाटा, जो कि एक फिजिशियन कह लो, फिजिशियन थे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है अष्टांग हृदय संहिता, आयुर्वेद के ऊपर। ठीक है, तो आयुर्वेद के ऊपर ये किताब लिखी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट किताब है अष्टांग हृदय संहिता। और चौथा साइंटिफिक जो अगर देखें अचीवमेंट था, डेट इज मेहरौली का ये आयरन पिलर, जो कि 7.5 मीटर लगभग हाई है और 6 टन का ये पूरा जो माना जाता है कि जो पिलर है ये 6 टन का है। और 1600 साल होने के बावजूद भी आज तक इस पे कोई भी रस्टिंग या कोरोजन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बयां करता है कि गुप्ता पीरियड की मेटलॉर्जी, हाउ वेल डेवलप्ड, हाउ एडवांस्ड गुप्ताज वेयर इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी साइंस। ठीक है, तो ये था आज गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक एंड आर्ट की फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट हुई, क्या क्या चेंजेस हुए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हैं, आई सी नो दैट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म फॉर मी। ठीक है, that keeps me motivated, and also share these lectures with your friends so that let the good knowledge spreads everywhere. Okay, and also like this lecture if you really liked it. Thank you, thanks for watching, have a nice day, all the best.